Welcome student on my YouTube channel Basic Chemistry by S.K. Dubey. In 11th chemistry we have studied about the matter, state of matters and the classification of matter. Today in this video I am going to discuss about the laws of chemical combination, यानी रासायनिक संयोग के नियम, इसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इसमें मुख्य रूप से 5 नियम हैं। उन 5 नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बाय द स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस it has been found that the chemical reactions follows some general rules and these rules are known as laws of chemical combination। यानी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का जब अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ सामान्य नियमों का पालन करती हैं और उन्हीं सामान्य नियमों को क्या कहा गया? रासायनिक संयोग के नियम कहा गया। There are 5 important laws which are applied on the chemical reactions in general। यानी सामान्य रूप से 5 ऐसे नियम हैं जिनका रासायनिक अभिक्रियाओं पर सामान्य रूप से प्रयोग होता है। तो उसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। पहला नियम कौन सा है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता का नियम, ये पहला नियम हो गया। उसके बाद दूसरा नियम है लॉ ऑफ दूसरा नियम कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये दूसरा नियम है, यानी स्थिर अनुपात का नियम। 2 नियम हो गए। इसके बाद तीसरा नियम जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का है, वह है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसको कहा जाता है गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और जो 5वां नियम है गेलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो देयर आर 5 important laws which are applied on the chemical reactions in general. These laws are law of mass conservation, law of constant proportion, law of multiple proportion,
law of reciprocal proportion and Gay-Lussac's law of gaseous volume. Now we'll study about all these 5 general laws which are applied on the chemical reactions one by one. तो एक एक करके अभी हम इन 5 नियमों को देखेंगे कि ये नियम क्या हैं और कैसे केमिकल रिएक्शंस पर ये अप्लाइड होते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक द फर्स्ट लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं पहले लॉ के बारे में। तो फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय ए साइंटिस्ट नोन एज लोमोनोसोव। किसके द्वारा दिया गया? प्रपोज्ड बाय लोमोनोसोव। लोमोनोसोव वाज द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी द्रव्य की अविनाशिता का नियम एक वैज्ञानिक थे लोमोनोसोव, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। आफ्टर दैट लेवाशियर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दिस लॉ। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसके द्वारा दिया गया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लेवाशियर के द्वारा दिया गया। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, एक लोमोनोसोव थे हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड this law of mass conservation which is applied on the chemical reactions, and this law is experimentally proved by the Lavoisier. Now we'll see what is this law or what this law says. So according to this law, during chemical reactions matter can neither be created nor destroyed, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो पहली डिफिनीशन है। तो ये नियम क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्य यानी पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी द्रव्य की अविनाशिता का नियम। दिस लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज देयर इज नो मेजरेबल चेंज इन टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम when it undergoes chemical or physical changes। अब ये क्या कह रही है डिफिनीशन? कि किसी रासायनिक या भौतिक केमिकल और फिजिकल चेंजेस, किसी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के समय किसी पदार्थ की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। यानी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ की मात्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए। तो इस नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to mass of products। ये कह सकते हैं, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अभिकारकों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं ये आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले प्रोडक्ट क्या पदार्थ क्या कहलाते हैं?
ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो मैटर्स विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस आर नोन एज रिएक्टेंट्स and the matters which are produced by the chemical reactions are known as products। ठीक है, तो अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए प्रूव करने के लिए लैंडोल्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, लैंडोल्ट, उन्होंने एक प्रयोग किया। लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया कि 2 ट्यूब लिया, एक ट्यूब इन्होंने ये लिया और एक और ट्यूब लिया। ठीक है, और दोनों ट्यूब को उन्होंने क्या किया कि बीच में से एक तीसरी ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए ये ट्यूब ए है और ए ट्यूब क्या है, बी है। तो ए वाली ट्यूब में उन्होंने सॉल्यूशन लिया किसका, NaCl का। ठीक है, और बी वाली ट्यूब में उन्होंने सॉल्यूशन लिया किसका, AgNO3 का। NaCl और AgNO3 यानी सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो इसको लिया, उसके बाद लेने के बाद उन्होंने इस पूरे जो उपकरण था इसको इन्होंने उसका वेट उन्होंने मेजर कर लिया, इसके वेट को उन्होंने ज्ञात कर लिया, और उसके बाद इसको क्या किया कि उन्होंने मिक्सअप कर दिया। तो जब मिक्सअप किया तो ये दोनों से आपस में रिएक्ट किए। तो रिएक्शन किस प्रकार से हुआ, NaCl प्लस AgNO3 क्या बना, NaNO3 प्लस AgCl। अब AgCl क्या होता है, ये सॉलिड होता है, तो ये क्या हुआ, ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका उन्होंने मेजर किया ही था कि NaCl और AgNO3 का कितना द्रव्यमान है। तो उसके बाद उन्होंने फिर जब रिएक्शन हो गया तो ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुए इसका उन्होंने भी मास मेजर किया, वेट मेजर किया, और वेट मेजर करने के बाद उन्होंने पाया कि मास ऑफ NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू मास ऑफ NaNO3 प्लस AgCl आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन के उपरांत उन्होंने क्या पाया कि NaCl और AgNO3 का जो मास था, क्वांटिटी थी, वह NaNO3 और AgCl के मास के बराबर थी। और इस प्रकार से उन्होंने ये प्रूव किया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की मात्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ विच डिस्क्राइब्स दैट ड्यूरिंग केमिकल और फिजिकल चेंजेस देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, यानी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ की मात्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नियम, देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. This law was proposed by Proust. Proust एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस नियम को दिया था एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय स्टास।
ठीक है। तो दो वैज्ञानिक थे इसमें भी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, यानी स्थिर अनुपात के नियम में। इसमें प्राउस्ट, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था और स्टास ने इसको एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप से इसका सत्यापन किया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। यानी प्रत्येक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसमें तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में ही जुड़े होते हैं। ठीक है। नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक हो, चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसमें जो विभिन्न एलिमेंट होंगे उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो सदैव कांस्टेंट रहेगा, यानी वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही रहेंगे। ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 कैन बी फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है। अब CO2 कई प्रकार के विधियों से बनाया जा सकता है, और वो विधियां कौन कौन सी है वो देख लीजिए। सबसे पहला विधि कौन सी है? बाय हीटिंग CaCO3, यानी जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गेट्स हीटेड, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है। ये तीर का निशान ये दर्शाता है कि ये क्या है? गैस है। ठीक है। और तीर का निशान का सिरा अगर नीचे रहता है तो वो क्या दर्शाता है कि ये सॉलिड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ठीक है। दूसरा है बाई NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा भी ये बनाया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने पर क्या बनता है? ये बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है। तब भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसके बाद तीसरा मेथड क्या हो सकता है? बाय बर्निंग कार्बन को अगर सीधे सीधे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं तो भी क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की और ढेर सारी विधियां हैं। तो ये तीन विधियों के द्वारा क्या बनाया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो तीनों विधियों से फॉर्म हुआ है उसमें C/O, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, वो क्या है? 12/32। ठीक है। तो C/O का रेशियो क्या है? 12/32। या हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कीजिए, मेथड पर डिपेंड नहीं करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन इसी अनुपात में क्या होंगे? वो एक दूसरे से जुड़ेंगे हमेशा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एक रेशियो हो गया C/O का। ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा? इसी अनुपात में रहेंगे। ठीक है। तो ये दूसरा लॉ हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। या एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। H2O आपको पता होगा, पानी। ठीक है। अब H2O इस प्रकार से भी बन सकता है, या सीधे सीधे हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का आप किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करा दें तब भी H2O फॉर्म हो जाएगा। या H2O आपका किसी स्रोत से प्राप्त हो रहा है, जैसे H2O प्राप्त हो रहा है नदी का पानी आपने ले लिया वहाँ, या कुएं का पानी ले लिया, या ग्राउंड वाटर आपने लिया, या डिस्टिल्ड वाटर आपने लिया, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बाई मास रेशियो होगा यानी H/O रेशियो क्या होगा, वो 1:8 होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यानी जो तत्वों के जुड़ने का अनुपात होता है किसी भी यौगिक में, वह उसके प्रिपरेशन के मेथड पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे नियम पर। लेट्स सी द थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। दिस नियम वॉज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। किसके द्वारा दिया गया था ये नियम? प्रपोज्ड बाय डाल्टन, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। एंड एक्सपेरिमेंटली proved by बर्जीलियस। ठीक है, तो ये दिया गया था डाल्टन के द्वारा और एक्सपेरिमेंटल यानी इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है वो बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स टू आर मोर कंपाउंड्स, यानी जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, then different amount of second element which reacts with definite amount of first element, definite amount of first element bear a simple whole number। तो तब क्या होता है कि दूसरे तत्व की जो विभिन्न मात्राएं होती हैं वो पहले तत्व की एक निश्चित मात्रा के साथ एक पूर्ण गुणित अनुपात में उपस्थित होती हैं। अब इसको देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट्स हैव ए एग्जाम्पल C&O यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन combines and forms CO and CO2। अभी दो हमने तत्व लिए, एक कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन लिया, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं और दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि दूसरे तत्व यानी ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राएं जो पहले तत्व की एक निश्चित मात्रा यानी कार्बन से संयोग करेंगी, उनमें क्या होगा, एक सरल गुणित अनुपात होगा। तो वो अनुपात क्या है देख लेते हैं। तो इन CO रेशियो ऑफ C/O इज इक्वल टू कितना होगा, 12/16 होगा। ठीक है, और उसके बाद इन CO2 रेशियो ऑफ C/O इज इक्वल टू 12 इंटू क्या हो गया आपका 32 हो गया। ठीक है, यानी कार्बन की एक निश्चित मात्रा के साथ ऑक्सीजन की जो मात्राएं संयोग कर रही हैं उनका रेशियो क्या है, तो रेशियो ऑफ O2 इन CO एंड CO2 क्या है 16 इंटू 32 विच इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 रेशियो क्या है, यह एक सिंपल रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि ये
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइंस विथ ईच अदर देन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेकंड एलिमेंट which reacts with a definite amount of first element have a simple whole ratio। ठीक है, यानी जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो दूसरे तत्व की विभिन्न मात्राएं जो पहले तत्व की एक निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती हैं उनमें एक सरल गुणित अनुपात उपस्थित होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:16 और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:32 है। यानी इन दोनों यौगिकों में ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया? 16:32 आ गया, जो 1:2 के रेशियो में है, विच इज ए सिंपल रेशियो। Thus it proves the law of multiple proportion. Let's have one more example. Let's have one more example. Nitrogen and oxygen reacts with each other and forms 5 stable oxides. वो 5 stable oxide कौन कौन से हैं? एक है या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देख लें, ऑक्साइड्स ऑफ N2। तो कौन कौन से हैं? एक नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, देन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। दीज 5 ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ ईच अदर। अब इसके बाद मास देख लें, mass of N2 and mass of O2 इन ऑक्साइड्स में। इसके बाद हम देख लेंगे रेशियो ऑफ N/O। तो अब ये अगर हम देख लें तो हम ये नियम समझ सकेंगे कि ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब N2O में देखें, नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 28 ग्राम्स और ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम्स। मीन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with 28 grams of nitrogen and forms nitrous oxide. In nitric oxide 14 gram nitrogen combines with the 16 grams of oxygen. In nitrogen trioxide 28 grams of nitrogen combines with the 48 grams of oxygen. In nitrogen dioxide 14 gram of nitrogen combines with the 32 grams of oxygen, and in nitrogen pentaoxide 28 grams of nitrogen combines with 80 grams of oxygen. Now we'll see the ratio. तो रेशियो क्या हो जाएगा वो देख लें। 28 into 16 और 14, ये बराबर क्या हो जाएगा? 14 into 8 के। क्लियर? यहाँ पे रेशियो क्या है? ये बराबर क्या है? 14 into 16 है। अभी हमको सबका नाइट्रोजन का डिफिनिट मास लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 into 48, ये बराबर क्या हो जाएगा? 14 into 24 के। ठीक है, इसके बाद इसमें कितना है? ये 14 into 32 है और इसमें क्या हो जाएगा? 28 into 80, ये बराबर हो जाएगा 14 into 40 के। ठीक है, तो विद द डिफिनिट मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 ग्राम, द डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन आर
इन ए रेशियो ऑफ 8, रेशियो क्या है 8 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 32 इंटू 40। ये किसका है, ऑक्सीजन का रेशियो है। ये रेशियो 8 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 32 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो दिस इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो, thus it proves the law of multiple proportion। तो अभी ऑक्सीजन के जो विभिन्न द्रव्यमान जो नाइट्रोजन के एक निश्चित द्रव्यमान 14 ग्राम के साथ संयोग कर रहे हैं, उनमें अनुपात क्या आया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जो कि एक सिंपल रेशियो है, सिंपल मल्टीपल रेशियो है। इसलिए ये किसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे चौथे नियम की तरफ। ठीक है, लेट अस सी द फोर्थ लॉ which is known as law of equivalent proportion or law of reciprocal proportion, जिसे तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहा जाता है। दिस इज द फोर्थ जनरल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय रिश्टर। किसके द्वारा दिया गया था, रिश्टर के द्वारा, प्रपोज्ड बाय रिश्टर and experimentally proved by स्टास। तो दो साइंटिस्ट इसमें भी थे, एक रिश्टर थे who first proposed law of equivalent proportion, और दूसरे थे स्टास who experimentally proved this law। According to this law, the ratio of masses of two elements A and B, अब A और B कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं, which reacts separately with a fixed mass of element C, is either simple multiple or fraction of the ratio of masses of A and B when they react mutually। तो नियम क्या कहता है कि दो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हैं ए और बी, और ये दोनों एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट सी से रिएक्ट करते हैं और सी के एक फिक्स मास से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो नियम कहता है कि अगर कभी ए और बी में म्यूचुअल रिएक्शन होगा, ए और बी कभी आपस में अगर अपक्रिया करेंगे, तो उनका रेशियो सेम वही होगा जो वो सी के साथ अपक्रिया में करते हैं। यानी दो अलग अलग एलिमेंट हैं ए और बी, वो एक तीसरे एलिमेंट सी के एक निश्चित मास के साथ, एक निश्चित द्रव्यमान के साथ क्रिया करते हैं। तो उनके द्रव्यमान के जो रेशियो होंगे, अगर वो ए और बी में कभी रिएक्शन होगा तो वो उसी सेम रेशियो में आपस में जुड़ेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एकदम आपको नियम क्लियर हो जाएगा। डिफिनीशन नियम की आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो लेट्स हैव वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, combines with definite mass of carbon and forms CH4 and CO2,
सेपरेटली। तो दो अलग अलग एलिमेंट H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए गए, वो कार्बन के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ अलग अलग संयोग करते हैं और संयोग करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। एक मीथेन बनता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके मीथेन बनाता है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि इन CH4 रेशियो ऑफ C इंटू H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 4, और इन CO2 रेशियो ऑफ C इंटू O क्या हो जाएगा 12 इंटू 32, ये रेशियो आएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे रेशियो ऑफ H इंटू O इन CH4 एंड CO2, ये क्या है 4 इंटू 32 मीन्स 1 इंटू 8। तो अब ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन क्या कर रहा है कि व्हेनेवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ ईच अदर then they will combine in a ratio of 1 into 8 or in its simple multiple ratio। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं मीथेन। मीथेन में रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है 12 इंटू 4 का। कार्बन और ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, रेशियो क्या है 12 इंटू 32 का। और इन दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 4 इंटू 32 आ रहा है, 4 इंटू 32, यानी सिंपल रेशियो 1 इंटू 8 है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन के अनुसार व्हेनेवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन दे विल कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ 1 इंटू 8 और इन इट्स सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ट्रायंगल से भी आप दर्शा सकते हैं। ट्रायंगल से दर्शाएंगे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये कार्बन के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा CH4 बनाएगा। ठीक है, और कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा CO2 बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा आपका कार्बन के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये 3 एलिमेंट आपने लिया। अभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा CH4 बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा CO2 बनाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा H2O बनाएगा। CH4 में रेशियो क्या है, ये है 12 इंटू 4 का, CO2 में क्या है 12 इंटू 32 का, और H2O में क्या है 1 इंटू 8 का, यानी 4 इंटू 32 का यही रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नियम आपका सॉल्व होता है। इसके बाद लास्ट एक नियम बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो लेट्स सी द 5th लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज नोन एज गेलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। अब नाम से ये स्पष्ट है कि दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय गेलुसाक, तो अलग से कुछ आपको इसमें बताना नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when gases react with each other and forms gaseous product, then there is a simple ratio in volumes of reactants and products। ये नियम केवल गैसों पर लागू होता है और कहता है कि जब गैसें आपस में अपक्रिया करती हैं और गैसीय उत्पाद भी बनाती हैं, तो गैसों के अभिकारी आयतनों और उत्पाद के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन
reacts with each other and forms ammonia gas. Here one volume of nitrogen reacts with 3 volume of hydrogen and forms 2 volume of ammonia. यानी नाइट्रोजन का एक आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से क्रिया करता है और क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया बनाता है। नियम क्या कहता है कि अगर अभिकारक और उत्पाद ये सभी गैसें हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होगा। तो रेशियो देख लीजिए, N2 इंटू H2 इंटू NH3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 2 विच इज ए सिंपल रेशियो एंड दस इट प्रूव्स द गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इसी के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 नियम हमने आपको बता दिए विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद आप लोग इन 5 नियमों पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व कीजिए। इन केस अगर आपको कहीं पर समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप लोग लिखिए, हम अगले वीडियो में उस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।